हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पूरी दुनिया में आजकल मोटापे पे और उस मोटापे पे जिसको हम ओबेसिटी कहते हैं, जो आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक है, उस पर बहुत बात हो रही है। लोग बहुत कंसर्न्ड है इसके बारे में। इनफैक्ट कह रहे हैं कि अगले कुछ सालों में 50% जो आबादी है पूरी दुनिया का, वो ओबेसिटी की तरफ चली जाएगी। और अभी फ़िलहाल ऑलमोस्ट 1/4 जो पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की, वो ओबीस है। अब ओबेसिटी का एक बड़ा मिरेकुलस ड्रग आ गया है जिसको GLPs कहते हैं, GLP-1, GLP-2, और अब तो सुना है कि एक GLP-G भी आ रही है जो कि बहुत ही बेहतर इस ड्रग की फॉर्म है। वो कौन सी ड्रग्स हैं, उनका क्या असर आप पे हो रहा है, कौन लोग उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ओबेसिटी क्या है, क्या ये बीमारी है या ये आपकी कोई सुस्ती है या आपकी विल पावर की कमी है, ये तमाम बातें आज हम अंडरस्टैंड करेंगे। एक्सपर्ट से भी बात करेंगे और ऑब्वियसली डॉक्टर सामिया जो हमारी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो तो वैसे ही एक्सपर्ट। जी डॉक्टर, आज का हमारा टॉपिक मोटापा, ओबेसिटी, और ये तुझे पता है कि हर एक का मसला होता है। हर कोई किसी ना किसी अपनी एज में इससे लड़ रहा है कि जी हम ओवरवेट हो गए हैं, हम पहले जैसे नहीं रहे। मुझे सबसे पहले आप ये बताओ कि ओबेसिटी क्या होती है, यानी वो मोटापा जो हमारे लिए खतरनाक हो जाता है। ठीक। So I'd like to tell you all that this is a subject जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, because this is something that I have struggled with all my life without even knowing that I was suffering from a disease which is called insulin resistance, which leads to obesity. So fat people जिनको फैट शेमिंग भी की जाती है, they are basically larger people. जब आपका वजन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और आपका एक कंपैरिजन शुरू हो जाता है विद अदर पीपल अराउंड यू, पहली चीज जो हमें याद रखनी चाहिए दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर डिफरेंट। हर किसी की एक बॉडी टाइप है, उनका एक एपिजेनेटिक्स है, उनके पीछे हेरेडिटरी क्या मैकेनिज्म आ रहे हैं, जेनेटिक्स क्या है, और आपका उनका जो ब्रेन है, हर इंडिविजुअल का ब्रेन एक डिफरेंट पॉइंट के ऊपर सेट हुआ होता है। कुछ का वेट पॉइंट एक जगह पे सेट होता है, किसी का यहाँ सेट होता है, किसी का वहाँ पे। एंड द पीपल हु स्ट्रगल विद वेट ऑल देयर लाइव्स, they will find out that no matter what they do, what kind of a yo-yo diet they do, they keep going down, but eventually they'll come back to that base weight. And then there are those lucky people जिनका base weight एक बहुत low weight के ऊपर set होता है। वो 6 बर्गर्स भी खा जाएंगे ना तो उनको एक आध पाउंड चढ़ेगा, क्योंकि उनकी बॉडी टाइप फर्क है, उनका माइंड एक डिफरेंट वे में फंक्शन कर रहा है, उनके अंदर हार्मोन्स फर्क किस्म के आ गए। सो वी कम बैक टू आवर फेमस एंड फेवरेट टॉपिक, द हार्मोन्स। तो यहाँ पे भी हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, ये जो सोचा जाता है कि मोटापा आपको ज्यादा खाने की वजह से, और आप में वो हिम्मत नहीं है कंट्रोल करने की, और आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप सुस्त हो, आपकी विल पावर नहीं, ये गलत है? ये एब्सोल्युटली गलत। ओके, देखो, इसी को मैं फैट शेमिंग कह रही थी, जो कि बहुत सारे डॉक्टर्स भी करते हैं। आई हैव सीन पेशेंट्स गो टू अ डॉक्टर सेइंग दैट यू नो आई हैव डायबिटीज और आई हैव प्री डायबिटीज और आई हैव हाई कोलेस्ट्रॉल, एंड द डॉक्टर इज जस्ट गोना से बस कम खाओ। हाँ ठीक है, विदाउट एनी गाइडलाइन। इवन कोई मुझसे भी पूछता है तो मैं कहती हूँ ये मेरा जवाब होता है ये। या अच्छा, अब जिनको ये बीमारी है, ओबेसिटी की बीमारी है, दिस इज अ डिजीज, इसको आप तो ये बॉडी शेमिंग तो ना होई ना, जो लोग कहते हैं कि किसी को मोटा नहीं कहना चाहिए। अगर आप खतरनाक हद तक मोटे हैं तो आप, अगर कोई आपसे पूछे तो फ्रैंकली बता देना चाहिए ना। देखो, खतरनाक हद तक जो मोटा है उसको तो डिटरमिन एक डॉक्टर ही करेगा। अच्छा, उसके लिए कुछ आपको पैरामीटर्स हैं, जो एक डॉक्टर के पास आप जाओगे तो वो पहले आपके वो पैरामीटर्स चेक करेगा। नो एथिकल डॉक्टर इज गोइंग टू स्टार्ट with the weight. No ethical nutritionist is going to start with your weight. मेरे पास खुद बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो बुनियादी मसला ये लेके आते हैं कि हमारा वजन कम कर दें, और मैं उनकी इस बात को बच्चे की बात समझ के इग्नोर करके मैं उनके हेल्थ इश्यूज को इन्वेस्टिगेट करती हूँ और फिर उसकी ट्रीटमेंट शुरू करती हूँ। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि जब आप उनके हेल्थ इश्यूज को एड्रेस करके उनको करेक्ट करना शुरू करो तो वजन खुद ब खुद उतर जाता है।
यानी कि हर किस्म के मोटापे के पीछे अंडरलाइन कॉजेस Yes, कुछ और है। absolutely. एक तो ओवर ईटिंग भी होगा, आई एम श्योर। ओवर ईटिंग है, ओवर ईटिंग का भी रीजन है। ओके, ओवर ईटिंग का भी रीजन है क्योंकि जिनमें इस किस्म के पाथवेज बने हुए हैं वो उनका सटाइटी सेंटर सेटिस्फाई भी नहीं होता। मतलब कि आपको जब ये लगना शुरू हो जाए कि मेरा पेट भर गया है, जो मैसेज हाँ। ब्रेन से आता है, उसमें प्रॉब्लम। उसमें प्रॉब्लम ओके, ठीक है। अच्छा, अब देयर इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पीपल हु आई कॉल द फैट थिन पीपल। अच्छा, अच्छा, कुछ लोग जो हैं, जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो उनकी जिसामत दुबली होती है, वो ठीक है। ज़ाहिरी तौर पे पतले दुबले लोग होते हैं, बट दे विल कम टू मी विद कंसर्न्स लाइक दे फीलिंग लेथार्जिक, उनको बर्पिंग हो रही है, बेल्चिंग हो रही है, उनका खाना नहीं हजम हो रहा, फॉगी ब्रेन है। इनके जब आप टेस्ट करवाते हो और इन्वेस्टिगेशंस करते हो तो इट टर्न्स आउट दैट दे हैव फैटी लिवर्स एंड दिस इज कॉल्ड अ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। You will be surprised that I would say without a doubt that about 88 to 90% of our country's population and mostly all over the world also, everybody has a fatty liver. यानी कि आप इससे कहोगे कि आपके अंदर मोटापा हो रहा है। हाँ, ओके, अब फैटी लिवर जब आपका है तो दैट मीन्स अगर आप बाजाहिर थिन भी हो, क्योंकि आपकी बॉडी का सिस्टम, जैसे मैंने पहले कहा, यू आर वन ऑफ दोज बॉडीज जो अपना वेट कंट्रोल रखते हो, तो मैं उस इंसान को फैट ही कंसिडर करूंगी। ओके, और आई विल ट्रीट दैट पर्सन विद अ डाइट जो उसकी कोलेस्ट्रॉल को नीचे लेके आएगा, जिसमें मुझे उसके कार्ब्स कट करने पड़ेंगे, मुझे उसकी चीनी का इंटेक कम करना पड़ेगा और उसको एज एन ओबीस पर्सन ट्रीट करना पड़ेगा। रियली? यस, वो कैसे? बिकॉज जब आपका फैटी लिवर है दैट मीन्स कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है। ओके, ठीक है, और वो भी बैड कोलेस्ट्रॉल। ओके, अब होता ये है कि जो लोग नेचुरली दुबले होते हैं ना, उनकी ओवर द इयर्स ईटिंग हैबिट्स और केयरलेस होती जाती है। जो हम मेरे जैसे जो बाजाहिर मोटापा, सो यू, सॉरी आई एम कटिंग यू, हो सकता है कि मैं आई एम थिन, हाँ, मेरा फैटी लिवर हो भी सकता है। हो भी सकता है, ओके, बट आई थिंक तुम्हारे मैंने टेस्ट करवाए हुए हैं Hmm. एंड योर कोलेस्ट्रॉल वाज फाइन, योर LFTs वर फाइन। द ओनली वे वी कैन नाउ कंफर्म इट इज विद एन अल्ट्रासाउंड, बट माय गेस विद यू इज यू डू नॉट हैव Okay. यू आर आल्सो वेरी केयरफुल विद व्हाट यू ईट। अच्छा, तो उनकी क्या जाहिर होती है सिम्टम्स जिनके फैटी लेवल्स है? उनके सबसे ज्यादा फैटी लिवर के केस में आपके एब्डोमिनल एरिया के गिर्द वेट चढ़ना। ओह, बाकी वो सारे पतले, हाँ, लेकिन यहाँ कुछ ये, हाँ, ओके। दिस इज वेयर योर लिवर इज एंड दिस इज वेयर द वेट स्टार्ट्स। अच्छा, ये अपर स्टमक जो हाँ। होता है, जो कोई गोलू सा बन जाता है हाँ। लोगों का, So the ठीक है। weight here is more and less. And टांगे पतली होंगी, बाजू पतले होंगे। केकड़, The crab. आई गॉट इट। अच्छा साम्या, जैसे आपने बताया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस आपका मोटापे की वजह था, हालांकि आप पूरी जिंदगी जवानी में Yes. इतनी पतली रही, हाँ। तो और क्या क्या रीजंस या टेस्ट कराने होते हैं, वजूहात होती है मोटापे की? ठीक है। अच्छा, अब if you suffer from obesity, तो one of the main things is that you have to look at a person's genetics. उसकी हेरेडिटरी हिस्ट्री को देखना, कि उनके माँ बाप या फैमिली में मोटापा है या नहीं है। एंसेस्ट्री को भी देखना। ओह, पूरा ये जेनेटिकली ये है। पूरा आप देखते हो, माँ बाप, ग्रैंड पेरेंट्स, खाला वगैरह, सिबलिंग्स, बिकॉज जिस तरह हाइट हेरेडिटरी है, मोटापा, obesity is also hereditary. ओके, If you have a parent, like I'll give you my example. My mother, she was very smart, she was a beautiful woman, never overweight, but उनका हमेशा belly बड़ा होता था. Now that I've studied this myself, I know that she was insulin resistant. In my father's case, he was always obese, he was always overweight. ओके। Obesity भी हालांकि वो भी जब यूथ में Youth दोनों में तो कितने हाँ, पतले थे। हाँ। हाँ, तो देखो, जवानी में तो और चीजें बैलेंस कर रही होती है ना। अगेन आपका- योर हार्मोन्स आर एट देयर आपका पीक। ग्रोथ हार्मोन पीक पे चल रहा है, आपके बाकी के भी हार्मोन्स काम कर रहे हैं, तो ये लाइक आई कॉन्स्टेंटली से कि 30-35 के बाद ये ज्यादा नजर आना शुरू हो जाता है। और एक तरह से वो लोग जिनकी बॉडीज वेट गेन करके आपको दिखा रही होती है, आई फील दैट उनको अलामत पहले मिल रही है, तो वो अपनी हेल्थ को जरा जल्दी कंट्रोल कर सकते ठीक है, हैं, एज अपोज टू अगर आपको नॉलेज हो। हाँ, एज अपोज टू द थिन फैट। अच्छा, क्योंकि जो नॉलेज ना भी हो ना, तो वो अपने वेट की वजह से कुछ ना कुछ स्ट्रगल करते ही रहते हैं। जैसे मैं कॉन्स्टेंटली
एक्सरसाइज, डाइट, हर चीज का ख्याल रखती थी, तो मैं एक लेवल तक अपने वेट को ले जाती थी. I've been a size 0 also. But the minute I would get a little careless, or there would be a यानी triggering, triggering. there would be a triggering event in my life, the weight would bounce back. Now, the triggering event could be anything. It could be a chronic infection when you were young. It could be an accident. It could be a pregnancy. It could be a miscarriage. It could be an ectopic pregnancy. It could be IVF treatment. कुछ भी हो सकता है जो ट्रिगरिंग इवेंट बन जाता है, और आपके अंदर वो ऑलरेडी जीन्स हैं, तो आपका सिस्टम जो रेगुलेटेड काम कर रहा है वो रेगुलेटेड काम करना छोड़ देता है. Alright. और आप जो अपना नेचुरल बेसलाइन है जहाँ पे आपकी बॉडी आपको प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी बेचारी गलत काम करना शुरू कर देती है, वो फिगरेटिवली स्पीकिंग गलत काम करना शुरू कर देती है, एंड यू स्टार्ट पाइलिंग ऑन वेट. अच्छा साम्या, कुछ लोग होते हैं जिनको हल्का मोटापा चढ़ता है एंड दे आर हैप्पी विद दैट. हम बिल्कुल बॉडी शेमिंग नहीं कर रहे, बिलीव भी नहीं करते, लेकिन कब आपको कैसे पता चलता है कि अब यू नीड इंटरवेंशन? अच्छा, डॉक्टर्स जो है ना उनके पास आप जाओगे, या जिम, मैं डॉक्टर्स की भी बात नहीं करती, ठीक है. मैं सबसे ज्यादा जिमिंग की बात करती हूँ. जिम्स में क्या हो रहा है कि ऑलमोस्ट एवरीबडी इज अ ट्रेनर नाउ. वो क्या करेंगे, वो आपका एक वजन लेंगे और एक BMI लेंगे. बल्कि अब तो एक मशीन आ गई है. एक मशीन आ हाँ. गई है, ठीक है, उस BMI लेके वजन करके, एंड देन दे से ओह आप बहुत मोटी हैं, आपके मैक्रोस सही नहीं है, हम आपके मैक्रोस को बैलेंस करके देते हैं, उसमें वो ढेर सारी चिकन दे देंगे और वो कार्ब्स कट कर देंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. दैट इज एंटायरली जो हाई प्रोटीन का फैट चलाता है एवरीथिंग. So, what the doctors usually do, they will test for certain things which are going to tell you how bad a person's disease of obesity is. Now, we'll have to check the cholesterol levels. Hypertension is a huge indicator, and please, everybody remember, hypertension is called the silent killer of women. औरतें अपना ब्लड प्रेशर चेक नहीं करवाती, मर्द रेगुलरली करवाते हैं, बिकॉज इट्स अज्यूम्ड कि आदमियों में हार्ट अटैक और कार्डियक डिजीज का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है. सो औरतें चेक भी नहीं कराती, जबकि उनका भी एक सर्टेन एज के बाद ब्लड प्रेशर शूट अप कर रहा होता है, एंड यूजुअली किसी स्ट्रोक के बाद पता चलता है. हाइपरटेंशन हो गए, फिर आपके इंसुलिन लेवल से पता चलता है. इंसुलिन भी, फास्टिंग ब्लड इंसुलिन, बहुत कम प्रैक्टिशनर्स हैं जो चेक करते हैं. ग्लूकोज चेक कर लेते हैं, लेकिन इंसुलिन नहीं चेक करते. अगर ग्लूकोज और इंसुलिन दोनों चेक किए जाएंगे तो हम बता सकते हैं कि कोई इंसुलिन रेजिस्टेंट है कि नहीं, इवन बिफोर द प्री डायबिटीज स्टेज. Okay. I was diagnosed in 2016 with being insulin resistant because I have a thyroid issue also. और मैं लंदन में अपना हार्मोनल एनालिसिस कराने गई थी और थायराइड की ट्रीटमेंट लेने गई थी, और विद माय थायरॉक्सिन एडजस्टमेंट मेरा 1 आउंस भी लूज नहीं हुआ. तो मेरी जो लंदन में प्रैक्टिशनर थी, डॉक्टर अरासू, उन्होंने कहा that you're possibly insulin resistant, and she tested me for insulin resistance, and it turned out that I was. Then I got my daughter checked, who was 16 at the time. She's insulin resistant. And then I got Genetics. Yes. And then I got my husband tested, and he's insulin resistant. Oh my God, it's Yeah. running in the family. Yes. It's rampant. अच्छा, अब मेरी बेटी के केस में ये हुआ है कि बिकॉज उसका हमने 16 पे पकड़ लिया, उसका डाइट पैटर्न मैंने वहीं से चेंज कर दिया, उसको सिखा दिया कि इसको मैनेज करने के लिए तुमने कैसे चलना है. What are the healthy habits Yes. you have to adapt to? और मैं और मेरे हस्बैंड आसिफ इज नेम, हम चूंकि वो जिंदगी के स्टेज पे पहुंच चुके थे जहाँ पे रिवर्सल जरा मुश्किल था, तो हमारी मैनिफेस्टेशंस बढ़ गई. फिर इससे भी स्टेज से अगर आगे आप चले जाते हो तो आपकी मैनिफेस्टेशन हो जाएगी प्री डायबिटीज और डायबिटीज. ठीक है, सो इंसुलिन रेजिस्टेंस आपको है. Is it type 2 diabetes? Type 2. Okay. Which is, Okay. Type 1 is what you're born with. Okay. It's called juvenile diabetes. And type 2 is what you develop over age. So insulin resistant होने का मतलब है आपको type 2 diabetes है? आपको या हो सकती हो है? सकती है. Okay. प्री डायबिटिक तो उसको कंसिडर कर ही लेना चाहिए. Okay. ठीक है ना. ठीक है. जो फंक्शनल मेडिसिन में, जो हम फंक्शनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स हैं, हम इतने ज्यादा टेस्ट के नंबर्स पे नहीं जाते. हम पूरी बॉडी की पिक्चर लेते हैं, जेनेटिक्स लेते हैं, और फिर प्रिवेंशन बताते हैं कि इसको इस स्टेज से आगे ना जाने दिया जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए.
Then, of course, if you have mysterious aches and pains in your bodies, that is also an indication that something is going wrong. एक मुझे छोटा सा ओवरव्यू दें जो कि आपने अपनी बेटी को दिया है कि अपनी लाइफ को किस तरह चेंज करना है At a young age? at the young age. Okay. At a young age, she was 16, so she was a student. और अब मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स हैं बिकॉज अवेयरनेस बहुत हो गई है, वो अपने इतने ही छोटे बच्चों को भेज रहे हैं लाइक वन हालांकि she is so skinny even then you had her tested. Yes. Okay. तो फ्यूचर में उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपने अर्ली टेस्टिंग करा के you have made her safe. I have made her safe और cautionary. जो उसका पाथवे है वो तो उसको समझ आ गया है कि दिस इज हर पाथवे. अब वो थोड़ा सा डाइग्रेस करेगी एंड ऑफ कोर्स शी इज अ किड एंड शी इज स्टिल स्टडीइंग, तो वो करती है डाइग्रेस, और इस तरह मैंने देखे और बच्चे भी करते हैं. सो बच्चों को मैं कभी भी इतना स्ट्रिक्ट रिजीम नहीं देती कि अब तुम बर्गर्स खाने छोड़ दो या फ्रेंच फ्राइज खाने छोड़ दो, बिकॉज उनकी सोशल लाइफ इसी के गिर्द रिवॉल्व करती है. तो उनको पहले अवेयर करती हूँ, उसको समझाया कि तुम्हें ये प्रॉब्लम है, तुम्हें ये हो सकती है, लेबल्स पढ़ने सीखो, चूज योर बैटल्स. कितना गंदा खा सकते. इस पे हम पूरा एक कंप्लीट शो करेंगे सामने, क्योंकि लेबल्स का तो मुझे कख नहीं पता ना, जिसको कहते हैं ना बिल्कुल नहीं. हाँ, हम सिर्फ वो डब्बे के ऊपर जो हाईलाइट लिखी होती है मुझे समझ भी नहीं आती. हमें कंप्लीटली मैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स लिखूंगी, आप मुझे इन सबके मतलब बताइए. बिल्कुल ठीक है. चले जी, अब आते हैं हम वो मिरेकुलस ड्रग्स की तरफ, इलाज की तरफ, जो कि टाइप 2 डायबिटीज के लिए बहुत मुफीद है. इनको GLP-1, GLP-2, लेकिन ये कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं और इनसे क्या फायदियत है और किन के लिए ठीक है, ये बताएं. Okay. So mostly I would recommend that if you start with a functional medicine practitioner like me or somebody else that you know, or an endocrinologist. No, then we refer you to the endocrinologist. Okay. People like me. Okay. I do not prescribe these myself because I want an endocrinologist. यानी कि जिस बंदे को अपने मोटापे की वजह से प्रॉब्लम है, सबसे पहले किसके पास जाना? They should go to a functional medicine practitioner or your GP or your internal medicine doctor and or your डायबिटोलॉजिस्ट. और उससे जाके क्या कहना? उससे आपने, अगर आपको पता लग रहा है कि आपकी बॉडी कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल कर रही है, अगर आपको कोई डॉक्टर ये कह रहा है कि बस वजन कम करो, खाना छोड़ दो, तो फिर तुम्हारे मसले हल हो जाएंगे. दैट्स नॉट द डॉक्टर. दैट्स नॉट. ठीक है. ठीक है. फिर आप इतने इन्फॉर्म्ड होने चाहिए कि आप उससे बात करो कि डॉक्टर साहब, मैंने जिंदगी में इतनी दफा डाइट्स की हैं और मेरा उसके बावजूद वजन वापस वही And there are so many cases like that. So many cases like Yeah. that. और मेरा बेली फैट बढ़ता जा रहा है. बेली फैट बढ़ रहा है, दैट मींस आपके ऑर्गन्स के गिर्द फैट बढ़ रहा है, विसरल फैट, जो बहुत डेंजरस है. अच्छा, उससे फिर और बीमारियां लिंक हो जाती हैं. यानी कि एक मोटे इंसान को सिर्फ मोटापे की प्रॉब्लम नहीं होती, घुटनों की प्रॉब्लम है, उन्हें एक्स है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर, कार्डियक डिजीज, फिर अगेन डायबिटीज तो है ही. ठीक है. वहां पे जाके आपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट तक पहुंचना है. और कुछ जो फिजिशियंस हैं उनको भी अलाउड है, जिन्होंने इस पे बहुत स्टडी किया है, दे कैन आल्सो प्रिस्क्राइब इट, बट पीपल प्रिस्क्राइब इट अंडर स्ट्रिक्ट टेस्ट्स. अच्छा. ठीक है. पहले मंथली होते हैं, फिर once in 2 months होते हैं, फिर once in 3 months होते हैं, and then your doctor knows how to keep you on it or slightly taper you down. ठीक. So this is a class of drugs which is called the GLP-1 agonists. I won't even go into what GLP is. It's again a mouthful. और मैं नहीं समझा. और मेरे ऑडियंस को भी, मतलब हर कोई तो डॉक्टर नहीं है. अच्छा, GLP-2 भी आ गया? GLP-2 नहीं है. It's GIP and a GLP-1. Okay. So और अब एक टेट्रा GP भी आने वाला है, जिसमें एक ग्लूकागॉन को भी वो एड्रेस करेंगे. Exactly. So that is still under. यानी कि वो और बेटर फॉर्म होगी. बेटर इस तरह कि देखो, हाइपरटेंशन भी जैसे एक प्रोग्रेसिव डिजीज है. शुरू में मुझे एक पर्टिकुलर दवाई से आराम आ गया, और उसके बाद अगर मेरी डाइटरी हैबिट्स चेंज नहीं हुई या मेरा वो पाथवे ही नहीं था उस हाइपरटेंशन का, तो मेरे डॉक्टर को कुछ अरसे के बाद मेरी दवाई चेंज करनी पड़ेगी या बढ़ानी पड़ेगी, या आप इम्यून हो जाते हो एक डोज से. हाँ. या फिर आप बहुत अपनी लाइफस्टाइल से वेट उतार लेते हो, तो फिर आपकी दवाई कम करनी पड़ेगी. ठीक है. लेकिन रखना पड़ेगा. ठीक है. थ्रू आउट योर लाइफ. ठीक है. उसी तरह इसमें भी ये है कि every day now that this miraculous treatment is out there, every day
there is a new molecule coming which is going to be better than the first. Wow, like in every medicine. Yes. अच्छा, अब ये कौन-कौन से हैं? Ozempic? There is पाकिस्तान में जो हैं, there is Ozempic and Saxenda. अच्छा. Saxenda is the one that came out first. This is called liraglutide. Okay. इसकी डेली इंजेक्शन है. ये काफी पहले आ गई थी. यूके में तो आई थिंक, अमेरिका का मुझे इतना इंफॉर्मेशन नहीं है, बट आई यूज्ड टू बी इन द यूके. 2014 में इसको स्किनी जैब कहते थे, and a lot of people were getting it for quick. Was this only for weight loss या इसकी? हाँ, इसको अब्यूज किया जा रहा था for weight loss. था किस लिए? ये ओरिजिनली आया इसीलिए था, डायबिटीज. And Ozempic? Ozempic is semaglutide. Okay. Semaglutide is a once a week injection. ठीक है. Which I think is miraculous. Okay. अब semaglutide से भी आगे एक आ गई है Mounjaro, which is जिसमें दोनों हैं. Trizepatide. Okay. उसमें GIP भी है और उसमें GLP. GLP. अब जाहिर है वो जब दो पाथवे से आ रही है, तो जैसे अगर हम कहें, समझो Ozempic से आपका 16% of your body weight lose होगा, तो Mounjaro से they're saying 24% होगा है. और अब जो ट्रिपल जी आएगी, which is retatrutide. जो तीसरा इंजेक्शन ट्रिपल जी is supposed to be even more effective than Mounjaro. इंशाल्लाह. और इसमें तो रोज नई चीजें आती जाएंगी. और this I think is hugely helpful because एक जब आप ट्रीटमेंट किसी बीमारी के लिए ले आओ, तो आपको ये भी समझ आनी शुरू हो जाती है कि वो बीमारी है. इसके भी मसले हैं which we can discuss. इसको जो लोग ले रहे हैं उनको भी बहुत शेम किया जा रहा है. बहुत शेम किया जा रहा है. हालांकि ये एक बीमारी है, इसके बहुत रीजंस हैं. And let me tell you, इन ड्रग्स के ऊपर भी आपका मेहनत का एस्पेक्ट कहीं नहीं जाता. अच्छा. आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है. आपको लाइफस्टाइल तो फिर भी ऑल्टर करना पड़ता है. However, what they do is ये आपका सटाइटी सेंटर को एक्टिवेट करते हैं, सो आपकी भूख पहले खत्म हो. मैसेज जो आपके मैदे को मिल रहा है और कि तुम भर गए. गट मोटिलिटी भी स्लो हो जाती है. अच्छा. सो जो जल्दी भूख लगना शुरू, यानी कि खाना आपके पेट में ज्यादा देर रहता है. ठीक है. तो ऑटोमेटिकली वो जो एक दिमाग के अंदर कांस्टेंट फूड स्ट्रगल चल रही होती है, वो फूड स्ट्रगल खत्म हो जाती है. You will not crave the burgers anymore. You could still have them, but you'll have 1 or 2 bites and then you won't want it. That's why we always share. Yes. मैं वैसे ही कम खाती हूँ और इसकी वजह से आपकी भूख भी खत्म हो गई. अच्छा सामिया, जैसे कि हमने एक पेशेंट जो कि ओबेसिटी की तरफ था, उसे चूज किया. तंजीर उनका नाम है. फिर सामिया ने उनसे कहा कि आप जाएं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास, जो कि हमारे शहजादुल हक हैं, अपने टेस्ट कराएं और टेस्ट के बाद पता चलेगा कि इफ यू आर कैंडिडेट फॉर दिस ट्रीटमेंट. तो उन्होंने टेस्ट के बाद, अपने कराने के बाद, वो डॉक्टर शहजादुल हक के पास गई. सो लेट्स सी कि डॉक्टर शहजादुल हक ने उन्हें क्या रिकमेंड किया. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. मैं लास्ट वीक आई थी आपके पास. डॉक्टर सामिया और इफ़त ने मुझे भेजा था आपके पास रिगार्डिंग माय वेट इश्यूज़. तो आपने मुझे जो टेस्ट दिए थे वो मैंने करवा लिए हैं. प्लीज़ उनको आप भी चेक कर लें और मुझे फिर मेरे इश्यूज़ का बताएं. हाँ जी तंजील, आप बिल्कुल लैब लेकर आए हो, मुझे याद आ गया. सो बेसलाइन लैब इवैल्यूएशन जो हमारा प्राइम कंसर्न था ना, वो ये था कि आपको कोई थायराइड का इशू तो नहीं है. जी. ठीक है, कि हाइपोथायराइड हो जिसकी वजह से तो आपका वेट बढ़ी जा रहा है. सेकंड चीज़, अगर बॉडी स्टीरॉयड प्रोडक्शन ज़्यादा कर रही है, तो यहाँ जो मुझे नज़र आ रहा है वो अलहमदुलिल्लाह दोनों चीज़ें नॉर्मल हैं. दे आर नॉट द रीज़न. ठीक है. इसके अलावा आई डू सी कि आपके किडनी फंक्शंस और लिवर फंक्शंस दे आर ऑल फाइन. लिवर भी सजेस्ट नहीं कर रहा कि फैटी लिवर है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जिसमें भी वेट ज़्यादा हो ना, आपके केसेस में फैटी लिवर के फैट की डिपॉजिट होती है. लेकिन वो भी नहीं नज़र आ रहा है. लेकिन प्राइम कंसर्न जो मुझे आपके लैब में आ रहा है वो आपका हीमोग्लोबिन A1C है. दैट डू सजेस्ट कि आप प्री डायबिटिक की रेंज में हो. सो प्री डायबिटीज़ सर्टली आपकी फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है? मेरे पेरेंट्स को नहीं है. तो इसका मतलब है कि हो क्या रहा है कि आपकी वेट गेन की वजह से जो ओबेसिटी आ रही है, उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस आ रहा है. So insulin is not able to work as well जो नॉर्मल थिन लीन लोगों में काम जैसा करती है. ये जो प्री डायबिटिक और इंसुलिन रेजिस्टेंट है, ये क्या इसको डायबिटीज कंसीडर करते हैं? नहीं, डायबिटीज नहीं अभी कहेंगे. अभी हम जो इंसुलिन रेजिस्टेंस सर्टनली वुड लीड अल्टीमेटली टू डायबिटीज अगर हम वेट लूज करके रेजिस्टेंस खत्म नहीं करते. ठीक है ना. तो आपके मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी सी डार्कनेस है नेक के अराउंड, जिसे हम नाइग्रिकन्स कहते हैं.
ठीक है, आर्मपिट्स पे भी आ जाती है, आपकी बेली के नीचे भी आ जाते हैं रिंग, सब डार्किश है ना। सो जो लोगों में ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उन लोगों में ये ज़्यादा ऑब्वियस होता जाएगा, लेकिन मुझे नहीं नज़र आ रहा ज़्यादा अदर देन जस्ट माइल्ड डार्किश पिगमेंटेशन है, लेकिन नॉट एज स्वेयर। सो इसमें रेजिस्टेंस का एलिमेंट है। ये मेरे चेन वाले एरिया में भी है। हाँ, लेकिन ये प्राइमरीली जो है ना नेक के जी डार्किश पिगमेंटेशन के दोस्त नेग्रिकेंस आपके केस में भी बहुत माइल्ड है, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से आपको ये प्री डायबिटीज़ है। और अनलेस एंड वी डोंट लूज वेट, वी डोंट एंड अप लूजिंग सम वेट, आपको डायबिटीज़ में जाने में जस्ट अ मैटर ऑफ कपल ऑफ ईयर्स एट द मोस्ट। तो इसके लिए बेस्ट पॉसिबल वे क्या होगा कि मैं अपना वेट लूज कर सकूं, क्योंकि मैं तमाम एक्सरसाइजेज और डाइट्स कर चुकी हूँ, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, आप के लिए सबसे पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कि आपका BMI कहाँ पे है, ठीक है ना। तो BMI के लिए आपकी हाइट आपने मुझे बताया कि 5 फीट 3 इंचेस है और वेट 98 kgs है ना। सो विल जस्ट कैलकुलेट योर BMI, तो उससे मुझे एग्जैक्टली आइडिया हो जाएगा कि आप कहाँ पे फॉल करते हो। सो हमने तंजीर आपका वेट ले लिया है, वेट इन पाउंड्स, और आपकी हाइट जो है ना वो फार्मूला रेडीली अवेलेबल होता है, ठीक है। इसको हम करके वी कैलकुलेट योर BMI। सो योर BMI टर्न्स आउट टू बी 38.1। बहुत ज़्यादा। नाउ द 38.1 इज लाइक मॉडरेट ओबेसिटी, ठीक है, मॉडरेट ओबेसिटी। और जो स्वेयर ओबेसिटी अगर 40 से ऊपर होता तो यू बी कॉल्ड स्वेयर ओबीस, लेकिन आप जैसा मैंने कहा कि 38.1 है, इज सर्टनली इज अ कंसर्न, ठीक है ना। वी हैव टू ब्रिंग इट डाउन टू अ नॉर्मल BMI वुड बी आइडियल, व्हिच वुड बी लेस देन 25, ठीक है। हाँ, और आप तो लाइक सर्टनली वी हैव आइडेंटिफाइड कि एक इशू है जी, और इशू की हमें बेसलाइन पता चल गई, हम कहाँ पे बैठे हैं। नॉट द पॉइंट इज वी हैव टू सेट द टारगेट, ठीक है ना। अब आपके केस में टू मेक यू फॉल, जहाँ पे हम अल्टीमेटली आना चाहते हैं, तो मेरी रफली एक्सपेक्टेशन ये है कि वी शुड सर्टनली लूज अराउंड 20 to 25 kgs, 20 to 25, ठीक है ना। सो पहली चीज़ हम ये करेंगे कि हम एक टारगेट आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हम किस टारगेट पे आना चाहते हैं। सो आई वुड रादर सजेस्ट कि हम रफली आपका वेट वी शुड ट्राई टू ब्रिंग इट डाउन एटलीस्ट टू अराउंड 75 kgs, 75, ठीक है। अब जो मैं चाहूँगा वो ये कि आपसे आपकी थेरेपी डिस्कस कर लूँ कि आप क्या हम थेरेपीज इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई जस्ट ओवर गो एंड देन विल कम अप विद द बेस्ट प्लान। जो मैं आपसे क्वेश्चन ये कि हम जब टीन्स में होते हैं या 20s में होते हैं, तो उस वक्त हमारा जो वेट होता है, जैसे मेरा खुद का वेट जो था वो 49 और काफ़ी एज तक 55, बिटवीन 49 एंड 55 तक रहा, तो वो मेरा एक्चुअल वेट हमेशा रहा। उसके बाद जब मैं इस साइड के ऊपर आना शुरू हुई तो मेरा वेट अब आपके सामने है कि 98 हो गया। तो आपने मुझे अब सजेस्ट किया 75, तो उससे क्या नीचे नहीं जा सकता, या वो मेरे लिए अब ठीक नहीं होगा एज वाइज, क्योंकि आई एम 42। एब्सोल्युटली राइट। द होल थिंग इज, देखो मैंने जिसने पहले कहा कि हमें आपका BMI 25 से नीचे लाना है जी, बिकॉज नॉर्मल BMI इज 18 to 24.9, ठीक है ना। अब जब हम टीन एजेस में होते हैं तो आवर BMI इज वे क्लोजर टू 18, 19, 20 में मोस्टली, आप जो यंग गर्ल्स हैं, दैट्स वेयर वी प्रेफर एंड दैट्स हाउ देयर BMI शुड बी, ताकि वो थिन लीन रहे, इंसुलिन रेजिस्टेंस एज अ प्राइम कंसर्न शुड नॉट बी देयर, ठीक है। बट एज वी एज द मेटाबॉलिज्म स्लोज डाउन, राइट, ठीक है ना। इसीलिए इतना वाइड नॉर्मल BMI दिया गया है 18 से लेकर 24.9 तक, कि आप जब एज करेंगे तो आपका BMI इज एक्सपेक्टेड टू गो नॉर्मल, बट दैट डजंट मीन कि आप जब ये जो वेट गेन कर रहे हो ये हार्मफुल है, ठीक है ना। कि आपका टीन्स में अगर इतना था, 40s में था, अब आपका 60s में भी आ गया, लेकिन आपका BMI 25 से नीचे है, तो आप किसी रिस्क फैक्टर्स में ऐसा नहीं हो, ठीक है। सेकंड चीज, BMI का और वेट का आपस में वो नहीं है, वेट और ज़्यादा भी हो सकता है, BMI कम भी हो सकता है। नॉट एट ऑल, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना वेट ज़्यादा होगा उतना BMI ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप वेट गेन करते जाओगे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ही ऐसा है कि आपकी हाइट, जिसकी हाइट जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है ना, वो हेल्प करेगी कि ठीक है वो उसके पास वेट ज़्यादा होने का वैक्यूम ज़्यादा है। अब अगर हाइट शॉर्ट हो जाएगी तो इसका मतलब आपके पास वेट ज़्यादा होने का वो नहीं है, स्पेस नहीं है। सो यू हैव टू मेंटेन योर वेट मोर, ताकि आपका BMI, दैट्स व्हाई वी केम अप विद BMI, कि एक बंदे की हाइट 6 फुट है तो उसको वेट कितना होगा, क्योंकि 6 फुट वाले को 50 kgs नहीं पड़ेगा, ही कैन हैव मोर वेट टू स्टिल स्टे नॉर्मल। बट इफ समवन इज लाइक 4 feet और 4.5 काइंड ऑफ थिंग, सो उसका वेट वी हैव टू बी सर्टन कि किस पे वो नॉर्मल फिजिक में रहेगा,
So that's what the BMI is. Why BMI is way more important than just to weight. तो डॉक्टर साहब अब ये तो सारा हो गया, अब इसके लिए क्या सॉल्यूशंस है, मेरा क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? देखो तंजील, आपका जो मैंने सारा BMI कैलकुलेट किया है, लैब्स वगैरह देखे हैं, I personally feel you are a perfect candidate for GLP-1. And what is GLP-1? GLP-1 is a rather recent therapy. Recent in a sense कि अब प्री डायबिटीज़ के लिए या डायबिटीज़ के लिए नहीं, रादर सिर्फ ओबीस पेशेंट्स के लिए भी इसका FDA अप्रूवल है. So that's the best part. GLP-1 primarily तो they've been out I think since 2006 initial diagnose हुआ था एक्सेनाटाइड के नाम से ना, rather लॉन्च हुआ था. जो इनिशियल GLP-1 लॉन्च हुआ था that was in 2006. ठीक है ना. तो so the idea of mentioning this is कि GLP-1 कोई नई चीज़ नहीं है. ग्लोबली ये ह्यूमन मॉडल्स पे यूज़ हुआ है फॉर द लास्ट रफली अराउंड 20 years. सो इट्स वेरी सेफ अदरवाइज. और ये आपके लिए बेनिफिशियल इसलिए है बिकॉज दिस रिसेंटली ओवर द लास्ट 3 years आई वुड से इसका FDA अप्रूवल है कि आप ये सिर्फ डायबिटीज़ के लिए नहीं यूज़ कर सकते, बल्कि जो पेशेंट ओबीस हैं सिर्फ वो भी इंडिकेशन है इसको यूज़ करने की. कि अगर वो नॉर्मल भी हैं, उनको डायबिटीज़ प्री डायबिटीज़ को छोड़ें, नॉर्मल पेशेंट में भी दे सकते हैं अगर आपने उनका BMI नीचे लाना है या वेट नीचे लाना है, प्रोवाइडेड देयर BMI इज़ मोर देन 27. साथ अगर उसके कोई और कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, या फिर 30 से ज़्यादा हो तो साथ कुछ और हो ना हो, तो आप तो क्वालिफाई कर रहे हो विद 38. ठीक है ना. और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं? इसके प्राइमरीली 3 साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए टू नो. पहला जो सबसे कॉमन होता है वो होता है थोड़ा नॉजिएटेड फीलिंग. अच्छा. ठीक है ना. आप इसको जब भी यूज़ करोगे, क्योंकि मैं जो GLP-1 आपके लिए पिक करना चाह रहा हूँ वो है सीमेग्लूटाइड. प्राइमरीली सब वंस अ वीक आप हफ्ते में एक दफ़ा लगाओगे. पेन फॉर्मुलेशन में है. ठीक है ना. वो पेन वेरी इजी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. आप उसको डायल करोगे. सो विल स्टार्ट यू विद 0.25 मिलीग्राम डोज. सो दिन में आप हफ्ते में एक दिन चूज़ करोगे दैट वेरी डे. वैसे तो आप उसको किसी वक्त भी ले सकते हो, लेकिन आपके केस में आई वुड जनरली अपने पेशेंट को मैं सजेस्ट करता हूँ कि जो दिन पिक किया उस दिन उठते ही सबसे पहले आपने ये करना, ताकि यू डोंट फॉरगेट इट. ठीक है ना. तो आपको एक हैबिट बन जाए कि रिफ्लेक्स बन जाए कि मैंने उठते ही सबसे पहले काम उस दिन, फॉर एग्जांपल अगर संडे है या वट एवर फ्राइडे है, तो मैंने उठते पहले अपने GLP-1 ले लेना, फ्रिज से निकाल के वो डायल करके जो डोज होगी. सो आपको व्हाट आई वुड सजेस्ट यू स्टार्ट विद 0.25 मिलीग्राम डोज एंड यू डायल इट एंड टेक इट once a week. फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. इसको अपने बेली पे इंजेक्ट कर लेना है. ठीक है. थाई पे ले सकती हो, आम पे लगा सकते हो, जस्ट लाइक इंसुलिन. ठीक है. वो डायल करोगे और इंजेक्ट कर दोगे, छोटी नीड से पीछे पुश कर दोगे. फिर भी कोई इशू हो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट माई स्टाफ और आपको टीच कर देगा. एक तो आप नोजिया बता रहे थे और बाकी 2 सिम्टम्स तो थे. कमिंग बैक टू द साइड इफेक्ट, उसमें नोजिया इज़ द प्राइम कंसर्न. दूसरी जो चीज़ होती है जिस दिन आप इसको लगाते हो उस दिन या अगले 2-3 दिन में ज़्यादा फील हो सकता है, बट सर्टनली कैन लास्ट अ बिट लॉन्गर. उसके लिए हम आपको PPI एक और मेडिकेशन देते हैं जिससे स्टेबल रहेगा या इसके चांसेस कम होंगे. उसके अलावा व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि अगर आपको नोजिया फीलिंग आ रही है और दवाई से भी हैंडल नहीं हो रही, तो यू कैन रादर गो कि आपने ज़्यादा मीट वाली चीज़ें नहीं खानी, लीफी वेजिटेबल्स पे आ जाओ, पानी की मिकदार बढ़ा दो. सो यू कैन हैंडल इट वेरी वेल. दूसरा जो चीज़ है आपने वॉचफुल रहना है वो है कि डायरिया कुछ केसेस में करता है और कुछ केसेस डायरिया के अलावा ये पल्पिटेशन भी हो सकती है. सो ये 3 प्राइम कंसर्न्स हैं. बाकी लिटरेचर में और काफ़ी बातें होती हैं. सो आई वुड रादर सजेस्ट आप गूगल पे ना जाओ कि वहाँ पे थायराइड मिलिटरी थायराइड कैंसर की केसेस बात हुई है, पेंगेटाइटिस की केसेस बात हुई है, लेकिन वो जो है ह्यूमन मॉडल्स पे नहीं है, वो एनिमल मॉडल्स पे हुए हैं. ठीक है. बट टू बी सेफ आपकी फैमिली में आपने मुझे बताया था लास्ट टाइम कोई हिस्ट्री नहीं है मिलिटरी थायराइड कैंसर की और पेंगेटाइटिस की. सो वी आर प्रीटी सेफ. यू आर अ गुड कैंडिडेट टू यूज इट. एज आई सेड अदरवाइज इट्स वेरी सेफ. सो ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज के नोजिया, डायरिया एंड पल्पिटेशन. ठीक है. नेक्स्ट वीक आप वही डोज लोगे. 0.25 की स्टार्टिंग डोज है वंस अ वीक, और जब 4 डोजेज हो जाएंगी देन यू गो टू द नेक्स्ट डोज विच इज़ 0.5 मिलीग्राम वंस अ वीक. ठीक है. उसकी जब 4 डोजेज हो जाएंगी देन यू गो टू 1 मिलीग्राम. सो जो प्राइम वेट लॉस है 90+% आई वुड सजेस्ट एक्सपेक्ट कि वो आप 1 मिलीग्राम के बाद ऑब्जर्व करोगे. 2 कि कुछ लोगों का 0.25 पे होता है, उससे ज़्यादा परसेंटेज का 0.5 पे भी शुरू हो जाता है. लेकिन प्राइम थिंग आपके जहन में होना चाहिए कि 0.25 से मैं नहीं एक्सपेक्ट करूँगी. 1 इज़ द डोज जहाँ पे आपको वेट लॉस एक्सपेक्ट करना चाहिए. ठीक है. और ये परमानेंटली लेनी पड़ेगी? That's a very good question, Tanzeel, क्योंकि परमानेंट ऑब्वियसली दैट्स नॉट द गोल, क्योंकि इस रिलेटिवली एक थेरेपी है जो आप चाहोगे द मोमेंट यू अचीव योर वेट. ठीक है ना.
मोस्टली जो सजेशन मैं करता हूँ अपने पेशेंट को ये करता है कि हम उसके बाद इसको स्टेप डाउन करेंगे। हम इसको फ़ौरन बंद नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा टेपर डाउन करके सो इसका ओवरलैप टाइम फ्रेम दे देंगे 2-3 महीने का, जहाँ पे ना आप वेट गेन कर रहे हो ना आप लूज़ कर रहे हो, एंड देन विल स्टॉप इट। ठीक है, और उसके बाद फिर वेट मेंटेन रहेगा। वेट इज वेरी लाइकली टू बी मेंटेन प्रोवाइडेड यू आर वॉचफुल विद योर डाइट, राइट, ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज, ठीक है, और आपकी लाइफस्टाइल जो है वो आप उसको मेंटेन रख लो कि वो एक हेल्दी है। सो डेफिनेटली यानी कि ये तो आपने सिम्टम्स बताए थे इसके कि ये होंगे नोसिया और सब डायरिया, लेकिन आफ्टर जब रोक दिया जाएगा तो कोई साइड इफेक्ट्स ऐसे तो नहीं है जो ज़्यादा हो जाएं कभी लाइफ कोई में? ऐसी चीज़ नहीं है। सेफ प्राइमरी है ये? इट्स वेरी सेफ, एज आई सेड द प्राइम 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि आपको वॉशफुल रहना है, वो जैसे मैंने बता दिया, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया चीज़ें, और कैसे उसको काउंटर करना है। उसके अलावा लिटरेचर एज आई सेड यस डू टॉक के एनिमल मॉडल्स में मेंटली थर्ड कैंसर के कुछ केसेस मिलेंगे पैनक्रियाटाइटिस, बट नॉट इन ह्यूमन मॉडल्स। पर उसके बावजूद भी अगर कोई पेशेंट मेरे पास आता है वो कहते हैं मेरी फैमिली में हिस्ट्री है मेंटली थर्ड कैंसर की, विच इज़ वेरी रेयर, या पैनक्रियाटाइटिस की, तो हम उसको कहते हैं कि यू आर नॉट अ परफेक्ट कैंडिडेट एंड लेट्स नॉट यूज इट जस्ट टू बी केयरफुल। बट एज आई सेड ह्यूमन मॉडल्स में ये ऐसी कोई चीज़ मिली नहीं है, एंड इट्स बीन आउट देयर फॉर लाइक क्लोज टू 20 years नाउ, जो GLP-1 मॉलिक्यूल है, सो इट्स प्रीटी सेफ अदरवाइज। थैंक यू डॉक्टर साहब। अब मुझे नेक्स्ट कब आना होगा? नेक्स्ट आपको हम दोबारा देखेंगे इंशाल्लाह 3 महीने बाद with some repeat labs जो हमें just to monitor, ठीक है। इसके अलावा you just stay in touch over जो हमारा तरीका है ऑफिस से कॉन्टेक्ट में रहने का, या मेरे साथ कोई इशू हो, कोई चीज़ you need to ask, you know, और कोई आ रहा है आपके साइड इफेक्ट्स जो आप नहीं काउंट कर पा रहे, ये मुश्किल हो रही है, सो प्लीज़ फील फ्री कॉन्टेक्ट माई ऑफिस, ठीक है। वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच। Hi Tanzeel. Hello. How have you been? Fine, absolutely fine. Tanzeel, can we start from the beginning of your Ozempic journey? Let's begin with why did you think of coming to me as a nutritionist, and why did you think of going to Dr. Shahzadul Haq? तो मुझे प्रॉब्लम था शुरू से वेट गेन का। एक्चुअली मेरी डाइट तो है वो काफी कम है, ठीक है, नॉर्मल रूटीन में, लेकिन मुझे वेट लॉस मेरा कभी भी नहीं होता। दैट्स ट्रू कि थोड़ा सा मेरा लेजी लाइफस्टाइल है, बट इतना नहीं है कि उससे मेरा वेट कभी भी वो ना हो। तो फिर पहले मैं आपके पास आई, एंड देन फिर मैं डॉक्टर शहजादुल हक के पास गई और मेरे कुछ हार्मोन के टेस्ट हुए, और उनके रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सबके ठीक ही आए थे। वो तो हम डिटरमिन करते हैं कि टेस्ट रिजल्ट्स ठीक हैं या नहीं हैं और उनकी इंटरप्रिटेशन क्या है। मुझे ऐसे लगा, लेकिन उसके बाद फिर मुझे उन्होंने ओज़ेम्पिक का डोज स्टार्ट करवाया था, तो मैंने फर्स्ट डोज लिया था 8 अगस्त को, ठीक है। तो एट दैट टाइम मेरा वेट था 98 kgs, तो 0.25 से मैंने वो किया, और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आपने हर वीक 0.25 जो है वो लगाना है, ठीक है। तो वो मैंने जिस वक्त वो लगाती रही, तो 0.25 में तो मुझे कुछ भी बॉदर नहीं। हाँ, बिकॉज ये तो वो डोज है ना जिससे आपकी बॉडी को हम यूज टू कर रहे होते हैं, कि थोड़ी थोड़ी डोजेज से हम आपकी बॉडी को कंफर्टेबल करते हैं ओज़ेम्पिक के साथ। अभी आपको टोटल कितना अरसा हो गया है ओज़ेम्पिक लेते हुए? अगस्त से मैंने स्टार्ट किया है, और इससे मैंने आज है 29 सितंबर, यस, तो मैंने इसमें 1 वीक स्किप किया। ओके, ठीक है, क्योंकि 0.25 वाज ऑल फाइन। जब मैंने 0.5 पे स्विच किया, तो मुझे 0.5 पे आफ्टर 3 डेज साइड इफेक्ट्स हुए, इफेक्ट्स जो हैं वो ज्यादा फेयर हुए, और मुझे उसमें नौसिया भी हुआ, मुझे डायरिया भी हुआ, लेकिन उसके बाद जब मैंने नेक्स्ट वीक में लगाया तो मुझे वो मैं नहीं टॉलरेट कर। ठीक है। तंजील, मुझे ये बताओ कि टोटल वेट लॉस कितना हुआ है अभी तक? मेरा हुआ है इस पूरे टाइम पीरियड में, जिससे मैंने एक्सरसाइज नहीं की, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, 3 kg। 3 kgs। अच्छा, और तंजील कोई डाइटरी मॉडिफिकेशन की थी? थोड़ी बहुत की थी। मैंने वैसे अपनी नॉर्मल डाइट ही रखी, जैसे मैं बॉइल्ड एग खाती हूँ, मैं सुबह एक मॉर्निंग में कप ऑफ टी लेती हूँ, और हाँ, मैं सोडास जो थे उनको मैंने स्विच किया था डाइट पे, ठीक है, which are very bad for you. हाँ, I want you to go off them also, but anyway. और मैंने ग्लूटेन फ्री जो है चपाती खाना शुरू कर दी। Excellent. तो और बाजार का खाना? बाजार का खाना नहीं, वेरी रेयर। हाँ, अच्छा। तो जो साइड इफेक्ट्स हुए आपको वो ज्यादा नोजिया और डायरिया के हुए हैं, उसमें कोई कोरिलेशन आपने नोट की, या कि किसी टाइप का एक खाना खाने से या एक पर्टिकुलर टाइम पे खाना खाने से ये साइड इफेक्ट्स ज्यादा अपीयर होते हो?
टाइमिंग से तो ऐसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मैंने डिस्टेंस पे कोई हैवी चीज खाई है जिसमें ऑयल ज्यादा हो, बाजार की जैसे बर्गर्स खाए मैंने कोई, या मैंने कोई पिज्जा खा लिया, वो मुझे जो है वो सूट नहीं किया। और इसके बाद जो मुझे एक चीज जो ज्यादा मुझे बुरी लगी वो थी इसके यूज करने से एसिडिटी। वो तो होती है, उसके लिए आप दवाई ले रहे हो जो मैंने आपको प्रिस्क्राइब की थी? जी ओके। अच्छा तंजील, यू वर नॉट ओवरवेट ऑल योर लाइफ, तो कोई ऐसा पर्टिकुलर ट्रिगर, कोई चेंज आपके लाइफस्टाइल में आई, कोई पर्टिकुलर इवेंट हुआ जिसके बाद आपने नोटिस किया कि आपका वजन अब स्टेडीली बढ़ना शुरू हो गया है? So since the time when I was in my 20s or 30s, I was hardly 49, between 49 Yes. and 55 kgs, और मैंने इसको हमेशा मेंटेन किया। उसके बाद मैं इस चीज को एक समझूंगी, सबसे पहली चीज स्ट्रेस एंड एंजाइटी, ठीक है, जो मुझे अपने कुछ डोमेस्टिक इश्यूज की वजह से रही। और फिर जो एक और चीज थी, मैं आई गॉन थ्रू सम फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, राइट, जिसमें मैंने आई बीन gone through twice for test tube and 5 Yes. times for intrauterine insemination. गॉट इट, लेकिन मैं सारा ब्लेम उसको भी नहीं करूंगी, लेकिन ठीक है। की वजह से जो मेरा लेजी लाइफ स्टाइल था, जिसमें मेरे पास कोई मोटिवेशन ही नहीं थी कि मैं कुछ अपने वेट के ऊपर तवज्जो दूं, तो ये एक रीजन हो सकती है। अच्छा तंजील, मुझे ये बताओ कि कोई स्किन में कोई पॉजिटिव इफेक्ट्स नजर आए? बहुत अच्छा आया मुझे ओज़ेम्पिक यूज करने से। जो सबसे ज्यादा अच्छी चीज लगी कि दो मेरा इसकी वजह से डायरिया भी हुआ, मुझे नौसिया वगैरह भी सब कुछ हुआ, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज है कि मुझे जो उठ के एक थकावट होती थी और मुझे वो खत्म हुई है या कम चलने हो में भी मुझे 2-3 स्टेप्स के बाद एनर्जी आती थी, वो चीज मेरी बिल्कुल खत्म हो गई है। ठीक है। और मेरे फेस पे पिगमेंटेशन थी, लाइक मेरा चिन एरिया Yes, I remember. बहुत ज्यादा मुझे डार्क था वो। हाँ, तो अगर आप नोट करें तो मेरा अब चिन जो है वो ब्लैक मैं बिल्कुल नोट कर रही हूँ क्योंकि हाँ, मेरी तो मरीज है आप। अपने वापस टोन पे आ गया। हाँ, ये साइड्स जो है ये मेरी वो है थोड़ी डार्क। हाँ, ये भी हो जाएगा। और एक और जो चीज मुझे अच्छी लगी कि मुझे हेयर ग्रोथ हो रहा था, चिन। हाँ, वो कम हुआ है। ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से अब वो उसकी हार्डनेस तो वैसी है, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं हुआ। हाँ, इसमें जो प्रोसेस था ना, जो जितना रैपिडली वो ग्रो करते थे, वो स्लो हो गया। बिल्कुल। अच्छा, कोई कपड़े पहन के अब मजा आना शुरू हुआ है? बहुत मजा आ रहा है। सो फिटिंग्स जो है वो दोबारा से वो होने शुरू हो गई हैं। हाँ, मेरी सबसे ज्यादा ओज़ेम्पिक से मेरे आर्म्स के ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ा है। ठीक है। और एब्डोमिनल चेंजेस भी मैं हाँ, वेस्ट रेशो तुम्हारा, वेस्ट टू हिप रेशो कम हुआ। हाँ, बॉडी मेरी जो है, मैं ये नहीं कहती कि अभी बहुत चेंज आ गया, लेकिन टोन अप हो रही है। बिल्कुल ठीक है। There is still a long way to go. But overall, do you see yourself continuing with this treatment? Absolutely. Great. And would you keep us posted on your journey? Definitely. So should we check on you every month and see how it's going? Sure. Thank you so much, Tanzeel. That was great. Thank you. ओके डॉक्टर सामिया, आपने सुना तंजील ने सब कुछ अपना प्रोग्रेस बताया। आप जो उन्होंने प्रॉब्लम्स बताई हैं उसका मुझे बताएं कि इसको आपने कैसे मेंटेन करना है, क्या ख्याल रखना है और what you supposed to do. ठीक है। अच्छा, कुछ लोग हैं, let me tell you, if not everybody gets that extreme kind of side effects that she's getting. उसका main reason ये है that she's eating very unhealthy. Oh. So this again, I keep reiterating that this is not a miracle cure कि आप इंजेक्शन लगा लोगे और आप फिर हरी से खाओगे और ब्रेन मसाले खाओगे तो आपकी बॉडी रिएक्ट नहीं करेगी. This is whatever is happening inside is going to constantly give signals to your body that you're not eating right. अच्छा, इसके साथ अपनी डाइट भी सही रखनी है। जी, जो क्या है? जो डाइट आपकी होनी चाहिए as clean as possible. Your breakfast should be the biggest meal because आपको एक 12 घंटे का तकरीबन गैप मिल जाता है जिसमें आपका जो गट है वो खाली हो जाता है। ठीक है, वो इसमें गैस्ट्रिक मोटिलिटी स्लो होती है। सो नाश्ता करें, उसमें आप 2 अंडे लें, 3 अंडे लें, थोड़ा सा टोस्ट ले लें या आप कॉटेज चीज ले लो, साथ बेशक थोड़ा सा ब्रेड ले लो, चाय ले लो, coffee ले लो, whatever suits you, or you can make that shake that I call my favorite healthy shake that you can keep sipping throughout the day. So you cannot have kulchas and naans and fatty meals इसमें digest नहीं होंगे। और जब आप बहुत ज्यादा शुगर लोगे तो वो चूंकि डाइजेशन वैसे ही स्लो है, तो अगर आप शुगरी चीजें खाते हो तो गट में फर्मेंटेशन होती है।
ओह, फिर आपको वो बहुत गंदे सल्फर के बर्ब्स और some people do have vomiting like tanzeel. Exactly. Yeah. क्योंकि जब वो बर्ब्स और वो सारा कुछ और आप अपने जिस्म आपको बता रहा है stop this but you're not stopping, वेट आपका फिर भी गिरता जाए but you're going But to आपको either, तकलीफ बहुत yes. होगी. So I call them in my informal term, people are either vomiters or shitters Okay. or both. Tanzeel is both. So there are people जिनको डायरिया हो जाएगा जब वो गम खाएंगे, वो उनका डायरिया के थ्रू बॉडी निकालना शुरू कर देती है, and there are people who will throw up. हेडेक हो सकती है इसमें, बट वो जैसे जैसे बॉडी डोजेज से यूज होती जाती है वो हेडेक चली जाती है. और लाइक इन माय केस मुझे तो अपना नोजिया होता है बिकॉज आई हैव वर्कड इट आउट टू अ टी. लेट मी टेल यू, आई आल्सो स्लेप्ट इन द बिगिनिंग विद ऑल माय नॉलेज. मुझे भी ये ट्रायल एंड एरर से पता चला था कि कैसे खाना है. इसमें कॉन्स्टिपेशन के चांसेस होते हैं, सो वी एडवाइज टू हैव 1 फ्रूट विद एवरी मील. Fiber. Okay. और फ्रूट से बहुत सेटिस्फैक्शन होती है. रात का खाना आपको चाहिए कि 6-7 बजे के बाद तो हरगिज मत लें. ठीक है, वो तो आम हेल्दी लोगों को भी हाँ, नहीं लेना. लेकिन इस केस में बहुत जरूरी है Okay. बिकॉज़ यू नो द गैस्ट्रिक मोटिलिटी इज स्लो. तो जब आपका खाना यहीं बैठा हुआ है और व्हेन यू लाई डाउन तो वो आपको फिर उल्टी आएगी, ओके. वो सारा ऊपर चढ़ेगा. तो ये प्रिकॉशंस लिए बगैर आप ये नहीं कर सकते. दूसरा, जब आपका वेट एक सर्टेन लेवल पे गिरना शुरू हो जाए तो आपको कुछ विटामिन्स लेनी है, कुछ सप्लीमेंट्स लेनी है. ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों का बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा गिरता है. हालांकि डॉक्टर्स, जो एथिकल डॉक्टर्स हैं, दे डू ट्राई कि आपका 3 kg पर मंथ से ज्यादा ना मिले. ओके. लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी बॉडी रिस्पॉन्ड इतनी क्विकली करती है, लकी पीपल, कि उनका एक महीने में 10-10 किलो गिर जाता है. ओह, तो अब उनको हमने विटामिन्स की साइड से भी सप्लीमेंटेड रखा. तो ये सब के लिए आपको एक न्यूट्रिशनिस्ट की बहुत इसके लिए जरूरत है. न्यूट्रिशनिस्ट है. और अगर आप ये सफर अपनी जिंदगी में अपनाना चाहते हैं, इस ड्रग को यूज करना चाहते हैं, तो आप एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं. अगर डॉक्टर सामिया से कंसल्ट करना है, दिए गए ईमेल पे आप उनको ईमेल कर सकते हैं, हमें सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट्स में. और इसके अलावा जिस टॉपिक पे भी आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए, प्लीज हमें ईमेल करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके कमेंट्स में जाके लिखें और फीडबैक दें कि आपको हमारी इंफॉर्मेशन कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल थी, और हम ये हेल्थ का जर्नी आपके साथ कंटिन्यू रखें. थैंक यू. Thank you.